commerce classes, lecture on organization of commerce. We will continue with the fourth chapter in the syllabus, that is what? Business services. In the last 3 videos, we have studied about 2 types of businesses. That is what? Banking and insurance. So today, now we will start with the third type of business services, that is transportation. Okay? So first, we will start with the meaning of transportation. Transportation का मतलब क्या होता है? I hope this word is very familiar to you. Yes or not? So let's start with what is the meaning of transportation. Transportation means carrying goods and people from one place to another. Transportation means carrying goods and people from one place to another. Okay? Clear? Transport बहुत सारे different ways से किए जा सकते हैं. इनको बोलते हैं modes of transport. How many modes are there? There are 7 modes of transport. We will study each one in detail. The first mode is road transport. Road transport सुना है? Very familiar to you? Yes, you use it in your daily life also? Yes. So let's come to the road transport. Road transport connects places on the surface of land. यानी लैंड पर कोई 2 प्लेसेस को जोड़ना है तो उसका काम कौन करता है? रोड करता है. उनको बीच में रोड बनाना पड़ता है टू कनेक्ट द 2 प्लेसेस. ओके? रोड्स पर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के व्हीकल्स रन कर सकते हैं, जैसे कि बस, ट्रक्स, कार्स, बुलक कार्ट्स एक्सेट्रा. इंडिया में बहुत टाइप्स के रोड्स हैं, जैसे कि विलेज रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज. Ministry of Road Transport and Highways look after such road transport in India. Now we will see the advantages and disadvantages of roads. I hope you have understood the road transport. It is very easy, yes? So we will come to the next point, that is advantages of roads. What are the advantages of roads? The first one is, it is cheap mode as compared to others. शॉर्ट डिस्टेंस में गुड्स ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है. इट इज फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. किधर भी गुड्स लोड कर सकते हैं, किधर भी गुड अनलोड कर सकते हैं. डोर टू डोर सर्विसेज भी दी जा सकती है. यानी अगर मुझे मेरे घर जाना है तो रोड से ही जाना पड़ेगा, डायरेक्ट घर पर ट्रेन या प्लेन नहीं उतर सकता. समझो? इट एक्ट्स एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मतलब फीडर का मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी गुड्स अगर मुझे ट्रांसपोर्ट करना है तो मोस्टली कैसे होगा? डायरेक्ट तो मैं प्लेन से नहीं भेज सकती ना, गुड्स घर पे बैठे बैठे प्लेन पे फेंक दूं. नहीं, नॉट पॉसिबल. हम पहले गुड्स को रोड से रेलवे स्टेशन पहुंचाएंगे, रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक या पोर्ट तक. वैसे वहां से गुड्स ट्रेन या प्लेन या शिप में लोड होगा. जैसे कि यानी दूसरे मोड्स को ट्रांसपोर्ट तक पहुंचाने के लिए हमें पहले रोड्स का यूज करना पड़ता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ फीडर टू अदर मोड्स. मतलब द रोड इज द प्लेस हु कनेक्ट्स द अदर वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट. गॉट द पॉइंट क्लियर? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फीडर टू अदर मोड्स. इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वेयर द मोड्स आर नॉट पॉसिबल. हाईएस्ट ऑफ माउंटेन्स हो या फिर डेजर्ट हो या डेंस फॉरेस्ट हो, वहां तक रोड्स पहुंच नहीं सकते. वहां पे रोड्स ऑब्वियसली पहुंच सकते, सॉरी, ये सारी जगह पे रोड्स पहुंच सकते हैं. बाकी सब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हर जगह नहीं पहुंच सकते. रोड्स कैन रीच ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ओके? सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिसएडवांटेजेस. ये जो हमने देखे वो सारे एडवांटेजेस थे. नाउ वी विल सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट. रोड्स की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए दे आर नॉट इकोनॉमिकल, दे आर बीइंग एक्सपेंसिव. कैसे? पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा. अगर पतला सा विलेज रास्ता है तो बहुत कम व्हीकल्स जा सकती है. अगर एक्सप्रेसवे है तो बहुत सारे व्हीकल्स एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं. एक साथ ट्रैवल करना यानी रोड की कैपेसिटी फिक्स नहीं होती. यस, रोड की कैपेसिटी फिक्स होती है. सॉरी, अगर एक्सप्रेसवे है तो बहुत सारे व्हीकल्स एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं. यानी रोड्स की कैपेसिटी फिक्स होती है. जैसे रोड्स बनाया उतना ही गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं.
वैसे ही ट्रांसपोर्ट को हेवी एंड बल्की गुड्स इज very costly. You cannot transport such heavy and bulky goods from one place to another. Okay? Bad weather रोड ट्रांसपोर्ट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है. उससे क्या होता है, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं. रोड एक्सीडेंट्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द बैड वेदर. इट कॉजेज पोल्यूशन ऑल्सो ड्यू टू एमिशन ऑफ गैसेस. So these are the disadvantages of the road transport. Now let's come to the second mode, that is rail transport. Transport of goods and people on rail lines through train is called as rail transport. Ministry of Railways looks after this rail transport. Indian Railways runs various types of trains like passenger, mail, express, cargo trains, goods train, etc. ये सारे नाम सुने हुए हैं, familiar है बहुत ज़्यादा. Yes. Some popular trains भी है, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी, दुरंतो, इंटरसिटी, Vande Bharat Express, etc. Indian Rails also run some luxurious trains like Palace on Wheels, Deccan Odyssey, Ramayana Express, Maharaja Express, only to promote such domestic tourism. So this was the rail tourism. Now let's come to the advantages of the rail transport. Advantages of the rail transport are it is convenient for you to travel for the long distance. Yes or not? अगर हमें कहीं दूर जाना होता है तो हम probably trains use करते हैं. Yes, it is suitable for carrying bulky and heavy goods in large quantities over long distances. It is not possible for us to take huge of suitcases in the car itself. Yes, so it is convenient mode of transport. It is also faster as compared to road transport. It is less affected by bad weather. बारिश हो या कुछ भी हो, ट्रेन तो चलती ही जाती है. It is more safer than road transport. Yes or not? यहाँ पे accidents के prones almost minimal है. Yes. So this were the advantages of the rail transport. Now we will see the disadvantages of the rail transport. Disadvantages are what? It is relatively costly for carrying goods and passengers over short distance. छोटी जगह में यहाँ से यहाँ जाना तो वो हमें क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है, जहाँ पर रोडवेज इजी हो जाते हैं. इट इज नॉट अवेलेबल इन रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. रिमोट पार्ट्स मतलब हमें कहीं एक जगह उतरना होता है, फिर हमें एट द एंड तो रोड ट्रांसपोर्ट लेना ही पड़ता है. दैट इज व्हाई इट इज नॉट अवेलेबल इन द रिमोट पार्ट्स. मतलब पुराने जो छोटे से एकदम गाँव है ना, वहां पर अगर एक्सीडेंट हुआ, अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ तो बहुत हेवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होता है. देयर इज नो चांस ऑफ, और यू कैन से देयर इज अ मिनिमल चांस ऑफ सर्वाइवल. टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. जो ट्रेन का टाइम डिसाइडेड होता है हमें उसी टाइम पे जाना पड़ता है. हमारे अकॉर्डिंग ट्रेन नहीं चलती. डोर टू डोर सर्विस भी नहीं मिलती. रेलवे स्टेशन तक ही पहुंचाती है, उसके बाद तो हमें खुद से ही जाना पड़ता है. We have to take the help of other modes of transport. So this were the disadvantages of what? The rail transport. Now let's come to the third mode of transport, that is air transport. Air transport. Air transport means carrying goods and people through airways using aeroplanes. Different types of planes को use कर सकते हैं like passenger aircraft, cargo aircraft, helicopters, etc. Okay, this is also very common. You have seen and you are familiar with all this type of transports also. So it is also the fastest mode of transport. Ministry of Civil Aviation looks after air transport in India. Air transport domestic या international कोई भी हो सकता है. ठीक है, तो this was the air transport. Now we will come to the advantages of air transport. The advantages, the best advantages of the air transport is the what? It is the fastest means of transport among all transports. Air transport is very important during emergency or war. Why? Why only air transport? Because food, soldiers, tank, ये सब फटाफट बैटलफील्ड पर पहुंचा सकते हैं. Yes, and during emergencies फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू भी कर सकते हैं, या फिर फंसे हुए लोगों को फूड मेडिसिन पहुंचा सकते हैं. इसके लिए दिस ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री.
एयर ट्रांसपोर्ट के लिए कोई रोड या फिर रेल या कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ता. इट यूजेस नेचुरल वेज, लेस पॉल्यूटिंग एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट. इट इज यूजफुल इन एरियाज वेयर अदर मोड्स आर नॉट अवेलेबल. ठीक है, so this was the advantages of the air transport. Now let's come to the next point, that is disadvantages of the air transport. So the disadvantages are, it is the most expensive mode of transport. It is not affordable by everybody. It is a little more expensive than other modes of transport. It is affected by bad weather. अगर बारिश हुई, कुछ भी हुआ तो क्या होता है? We get the jerks, no, inside the aircraft. Yes. That is what called turbulences, yes or not? Yes, so it is affected by bad weather. It is not suitable for short distance. Okay? It requires huge investment for this kind of transport. That is building airport, runways, air traffic, control tower, etc. This is all very difficult and critical. You know, it's critical and huge investments to have all this transport. That is air transport. एयर ट्रैवल में बहुत सारे इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस को भी फॉलो करना पड़ता है, जिसके लिए ये सारे क्या है? डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ मोड, दैट इज व्हाट? वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट मींस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल ऑन वाटरवेज यूजिंग वेरियस मींस लाइक बोट्स, स्टीमर्स, लॉन्चेस, शिप्स, एक्सेट्रा. Okay, so I hope you understand what is water transport. Water transport means movement of goods and people by waterways using various means like boats, steamers, launches, etc., ships, etc. Okay? वाटर ट्रांसपोर्ट में गुड्स एंड पीपल को विद इन कंट्री या इंटरनेशनली भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. अगर विद इन कंट्री ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको आइलैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. सॉरी, दैट इज कॉल्ड इनलैंड ट्रांसपोर्ट. क्या बोलते हैं उसे? इनलैंड ट्रांसपोर्ट होता है, तभी वो विद इन द कंट्री ट्रांसफर कर सकते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ गुड्स लुक्स आफ्टर दिस ऑल वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया. The Ministry of Shipping looks after all water transport in India. Okay, so this was water transport. Now we will see the advantages of the water transport. It is very cheap if you want to transport heavily or bulky goods. It is very cheap. It is very safe mode of transport also. It helps to promote international trade. No cost of constructing and maintaining any routes. Already हमारे पास naturally available है पानी, हमें सिर्फ transfer करना है. They are mostly natural waterways. It offers more flexibility as compared to rail transport. ठीक है, तो these are the advantages of water transport. Now we are going to study the disadvantages of such water transport. What are these disadvantages? The disadvantages is that it does not provide door-to-door services. It gets heavily affected by bad weather. अगर वेदर खराब है then there is either high tide or low tide and you cannot travel through waterways. So this is the biggest disadvantage of this transport. It is very slow mode of transport. ये तो बहुत सालों या महीने या दिन तक ये चलते रहते, तब जाके अपने पोर्ट या डॉक के डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं. Investment is required इसमें भी to build ports, ships, etc. It is subject to dangers of sea also. See, sea is very dangerous for you. Yes, why it is most dangerous? Because it is very unpredictable, and because of the bad weather you cannot predict the flow of the sea. That is why it is the most disadvantages of waterways. Okay, so this was the fourth type. Now let's come to the fifth mode, that is monorail and metro. मेट्रो एंड मोनोरेल्स जनरली सिटीज में बनाए जाते हैं. वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पर लोगों को फटाफट ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये मोड्स यूजफुल होते हैं. दे आर ऑल्सो लेस पॉल्यूटिंग. मेट्रो हम सबको पता है. सम ऑफ यू वुड हैव बीन ट्रैवल्ड ऑल्सो इन मुंबई मेट्रो, यस और नॉट? आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज मेट्रो. मोनोरेल क्या होते हैं? मोनोरेल वो रेल्स है या वो नॉर्मल ट्रेन में, सॉरी, मोनोरेल्स वो ट्रेन है जो एक पहिए पे चलते हैं. जैसे नॉर्मल ट्रेन्स में दो रेल लाइंस होती है, याद है तुम्हें? दो पटरियां होती है, वो दोनों साथ में चलती है विद टू व्हील्स अलोंग विद द ट्रेन. लेकिन मोनोरेल में क्या होता है? एक ही पटरी होती है.
एक ही पटरी होती है और वो ट्रेन एक ही पटरी पे चलती है, इसके लिए उसे मोनोरेल बोलते हैं. ओके, सो दिस वाज द फिफ्थ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट. नाउ लेट्स कम टू द सिक्स्थ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज व्हाट? रोपवे. रोपवे सुना है? इट इज नॉट टू मच फैमिलियर. ठीक है, चलो समझते हैं व्हाट इज रोपवे. जब कोई दो प्लेसेस को, जैसे कि दो अलग अलग हिल्स पर या दो अलग हिल्स या माउंटेन्स को कनेक्ट करना हो, तो क्या करेंगे? तो रोपवे बनाएंगे. या फिर डीप वैली को क्रॉस करना हो या रिवर को क्रॉस करना हो तो रोपवे बिल्ड करेंगे, क्योंकि हर जगह रास्ता बनाना इज नॉट इजी. तो ऐसे टाइप पे हमें ये रोपवे काम में आते हैं. रोपवे में रोप्स एंड व्हील्स के एक सिस्टम चलता रहता है, उस पर ट्रॉलीज लगाई जाती है. उन ट्रॉलीज में गुड्स या पीपल, जो भी जिसको ट्रांसपोर्ट करना है उसे उसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. ओके, एग्जाम्पल्स आई कैन गिव यू. रायगढ़ रोपवे एट रायगढ़ फोर्ट, रोपवे एट सोनमार्ग इन श्रीनगर. यू कैन just google and see the picture of the ropeway. So these were the examples of the ropeways. So this was the sixth mode. Now let's come to the seventh and the final mode, that is pipeline. Pipeline transport में goods को पाइप के थ्रू भेजा जा सकता है. मोस्टली लिक्विड्स या गैसेस ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकती है. इसमें हम सबके घर पर पानी कैसे आता है? थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइपलाइंस, राइट? So short distance पर फ्रेश वाटर या फिर यूज्ड सेवेज वाटर ट्रांसपोर्ट ये पाइपलाइंस करती है. अगर पेट्रोल पंप या नेचुरल गैस को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसफर करना है तो भी ये पाइपलाइंस के थ्रू कर सकते हैं. दिस इज वेरी यूजफुल टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस थिंग्स. So here we have come to the end of the topic, that is transportation. I hope you understood all modes of transport. The pipeline is the last one. This was the 7 type of transport which we are little bit familiar also, and we use it in our daily life also. Okay? So now we will move to the next topic, that is what? Warehousing. First, we will understand the definition of warehousing. Okay? We will see the definition of warehousing and then understand what is the meaning of warehousing. Warehousing can be defined as a group of activities. This is important, activity connected with storing and preserving of stored goods from the time of production till the time of consumption. Okay? अब मतलब समझ लेते हैं इस definition का. Goods बन जाने से लेकर, understand, goods बन जाने से लेकर goods consume होने तक उनको संभाल के रखना पड़ता है, नहीं तो वो सारे के सारे खराब हो सकते हैं. इस संभाल के रखने को वेयरहाउसिंग बोलते हैं. मतलब ये जो एक्टिविटी है जहाँ पे अपन गुड्स लाने से संभालने तक का जो प्रोसीजर है, वो सारा प्रोसीजर किस में आता है? वेयरहाउसिंग में. यानी वेयरहाउसिंग मतलब गुड्स को संभाल के रखना ताकि वो सारी की सारी चीजें खराब ना हो जाए. इसका मतलब क्या होता है? वेयरहाउसिंग. ओके, ये तो हुआ warehousing. Yes, you understood the meaning of proper warehousing. Now let's come to the next point, that is what? Warehouse. अब warehouse का भी definition पढ़ लेते हैं and then we will understand what is the meaning of warehouse. Warehouse is defined as an establishment for the storage and accumulation of goods. यानी एक ऐसी बिल्डिंग या गोडाउन या जगह या प्लेस जहां पर ये सारे गुड्स को स्टोर एंड अक्यूमुलेट किया जाता है. उस जगह को अक्यूमुलेट मतलब जमा करना. तो वेयरहाउस मतलब एक ऐसी जगह जहां पर ये सारे गुड्स को जमा करते हैं, फिर उनको स्टोर करते हैं. ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं? वेयरहाउस. समझा द मीनिंग ऑफ वेयरहाउसिंग एंड द मीनिंग ऑफ वेयरहाउस. सो दिस वर द 2 topics. Now we will study the functions of warehouses. The first function is storage. ये warehousing का सबसे मेन फंक्शन है, गुड्स को स्टोर करके रखना. कोई भी चीज को एक्स्ट्रा हो, अभी उसका यूज नहीं हो रहा, लेकिन फ्यूचर में तो उसकी जरूरत होगी, उसको स्टोर करके रखना पड़ता है. कहाँ से स्टोर करेंगे? वेयरहाउस में. बाद में जब जरूरत पड़ी तब फटाक से वहां गए और उसे लिया और यूज कर दिया. That is why the first function is storage. The second function is price stabilization.
हाउ डज वेयर हाउसिंग हेल्प इन प्राइस स्टेबलाइजेशन? लेट्स सी, अगर कहीं पर रॉ मटेरियल्स चीप या डिस्काउंट में मिल रहे हैं तो फट से परचेस कर लेते हैं हम लोग, यस और नॉट? परचेस करके इतना सारा कहाँ रखेंगे? वेयर हाउस में हम इसे स्टोर करके रखेंगे, या फिर बल्क में गुड्स मैन्युफैक्चर करके वेयर हाउस में स्टोर करके रख लिया, जमा करके रख दिया। जब मार्केट में शॉर्टेज होगी तब हम जल्दी से हम सप्लाई कर सकते हैं, यस और नॉट? बाय बिकॉज हमने वो सारी चीजें स्टोर करके रखी है। ऐसे करने से हमेशा सप्लाई एंड डिमांड मैच कर सकते हैं। सप्लाई एंड डिमांड मैच अगर कर सकते हैं या अगर मैच होगा तो क्या होगा? प्राइस हमारा स्टेबल रहेगा, यस, एंड इट विल बेनिफिट टू आवर business also. That is called price stabilization. This was the second function. Now let's come to the third function, that is risk bearing. Risk bearing क्या है? जब हम गुड स्टोर करते हैं तो बहुत रिस्क लेते हैं। क्या रिस्क है उसमें? जो कुछ भी हो सकता है, गुड्स को चोरी हो सकता है, फायर हो सकती है, गुड्स डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वेयर हाउसिंग इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ये सारी चीजें रिस्क के मिनिमम पर हो। हर वेयर हाउस का एक कीपर भी होता है। ये कीपर गुड्स को इन सारे रिस्क से बचाकर रखता है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? रिस्क बेयरिंग। दिस वाज द थर्ड पॉइंट। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज व्हाट? फाइनेंसिंग। अगर हमारे वेयर हाउस में बहुत सारा गुड्स पड़ा है तो उस गुड्स के अगेंस्ट हमें क्या मिल सकता है? लोन। उस गुड्स के बदले हमें लोन मिल सकता है। लोन देने वाले या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी सिक्योरिटी रहती है कि इतना गुड्स है इसके पास, इसके बदले हम इसको लोन दे सकते हैं। मतलब अगर लोन पे नहीं किया तो ये गुड्स को बेचकर वो हमारा लोन क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए और इस तरह से ये वेयर हाउस एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द ह्यूज बिजनेस और फॉर द बिजनेसेस। So this was the fourth point. Now let's come to the fifth point. That is what? Grading and packing. Warehouse में बहुत सारे गुड्स अच्छे से ग्रेड और सॉर्ट करके रखे जा सकते हैं। जब जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको पैकिंग करके डिलीवरी कर सकते हैं। इस फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाता है बाय मॉडर्न वेयर हाउसेस। दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय मॉडर्न वेयर हाउसेस। इसके लिए इस वेयर हाउसेस में ज्यादा पैकिंग और ग्रेडिंग और सारी चीजें होती है, इसके लिए इस फंक्शन को ग्रेडिंग एंड पैकिंग बोला जाता है। नाउ लेट्स कम टू द सिक्स्थ फंक्शन, दैट इज व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपको बड़ी क्वांटिटी में गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है तो वेयर हाउस उसमें आपको हेल्प करती है। यू कैन कलेक्ट ऑल द गुड्स एट वन प्लेस, फिर एक साथ सब ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे ट्रांसफर का कॉस्ट भी बचता है और हमारे सारे प्राइस थोड़े से कॉस्ट कटिंग हो सकते हैं। इसके लिए दिस फंक्शन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। नाउ द सेवेंथ फंक्शन है टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। वेयर हाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, यानी जब गुड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो पड़े रहेंगे, जब गुड्स की डिमांड आई तो फटाक से डिलीवरी कर सकते हैं, यस और नॉट? दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी। सिमिलरली दे आल्सो क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। अगर हम पहले से ही पता है कि कहाँ पर इस गुड्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है तो हम क्या करेंगे? तो हम पहले से ही गुड्स को वहां पहुंचाकर स्टोर कर सकते हैं। जहां पर गुड्स की जरूरत है वहां पर गुड्स को इजीली पहुंचा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। अगर वहां पर वेयर हाउसिंग नहीं होगा तो हम कैसे हमारी चीजें जमा करेंगे? दैट इज व्हाई वेयर हाउस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लेस यूटिलिटी। द एट एंड द फाइनल फंक्शन इज प्रोसेसिंग। कभी कभी गुड्स को प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे फ्रूट्स पकाने हो या कोई भी चीजें अगर उसकी कोई कच्ची हो या पकानी हो या रेडी नहीं हो, पैकिंग करना हो, एक्सेट्रा ऑल दिस थिंग्स। यस, आई एम नॉट श्योर हम सबने मैंगोज के डीलर विजिट किए होंगे, यस और नॉट? आई एम नॉट श्योर बट यस, अभी मैंगो की सीजन है तो हम सारे लोग मैंगोज के डीलर विजिट करते ही है। यस, उनके बाहर बहुत सारे मैंगोज होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली मैंगोज आते हैं और बेच देते हैं? नहीं, वो लोग भी पकाकर फिर से ये सारे मैंगोज फिर बेचते हैं। कहाँ पकाते हैं? वेयर हाउसिंग में। और उसे क्या बोलते हैं? दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग। गुड्स जैसे आए थे वैसे नहीं सेल होते, दे नीड प्रोसेसिंग। कभी कभी वेयर हाउस वाले गुड्स प्रोसेसिंग का काम भी करते हैं। ओके, समझा? सो दिस वाज द पार्ट ऑफ द दिस वाज द फंक्शन और दैट दिस इज द फंक्शन इज प्रोसेसिंग। ओके, सो यहाँ तक हमने फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस पढ़ लिए, यस और नॉट?
Now we will move to the next topic, that is what? Types of warehouses. The first type of warehouse is private warehouses. बड़े मैन्युफैक्चर कंपनीज एंड बिजनेस अपने खुद के वेयरहाउस ओन करते हैं, उनके खुद के पास अपनी खुद की गोडाउन्स और जगह होती है। उनको बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ी बड़ी स्टोरेज कैपेसिटीज चाहिए होती है, इसलिए वो लोग बहुत सारे वेयरहाउसेस को नेटवर्क बनाते हैं। पूरे कंट्रीज में अलग अलग पार्ट्स में भी उनके वेयरहाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज देयर बिजनेस इज वेरी ह्यूज एंड इट इज स्प्रेड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इन वेयरहाउसेस में सिर्फ उस कंपनी के ही गुड्स स्टोर होते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके। प्राइवेट वेयरहाउसेस में क्या होता है, जो बिजनेस का या जो कंपनी के वो वेयरहाउसेस है उनके ही सिर्फ एक कंपनी में उनके गुड्स स्टोर होते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड प्राइवेट वेयरहाउसिंग। द सेकंड टाइप इज पब्लिक वेयरहाउसिंग। पब्लिक वेयरहाउसिंग ऐसा वेयरहाउस होता है जहाँ जनरल पब्लिक अपने गुड्स स्टोर कर सकती है। दे हैव टू पे अ चार्ज फॉर स्टोरिंग सच places and then they can store their goods. Public warehouses गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर ही काम कर सकती है। ये जनरली स्मॉल बिजनेस या लो कॉस्ट पर वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज जिसको प्रोवाइड करनी होती है वही उसे यूज कर सकते हैं। दे आर जनरली लोकेटेड नियर जंक्शंस ऑफ रेलवेज, हाईवेज एंड वाटरवेज, ताकि सारे लोग इस वेयरहाउस को यूज कर सकते हैं। The third type is bonded warehouses. What is bonded warehouses? ये ऐसे warehouses हैं जहाँ पर import किए हुए सारे goods स्टोर होते हैं, फिर इस goods का कस्टम ड्यूटी भरा वो goods लेकर जा सकते हैं। ये warehouses ऐसे हैं जहाँ पर import किए हुए सारे goods स्टोर होते हैं, फिर जिस goods का कस्टम ड्यूटी भरा वो goods को आप लेकर जा सकते हैं। ये कस्टम्स अथॉरिटी के कंट्रोल में काम करते हैं। वेयरहाउस कीपर एक बॉन्ड साइन करता है, उसमें लिखा होता है कि कस्टम अथॉरिटीज के परमिशन के बिना कोई भी गुड्स को वहां से बाहर नहीं ले जा सकता। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज बॉन्डेड वेयरहाउसेस। समझा? दिस इज द बॉन्डेड वेयरहाउसेस। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ टाइप, दैट इज ड्यूटी पेड वेयरहाउसेस। अगर कस्टम ड्यूटी भरने के बाद गुड्स को वही स्टोर करना है, कस्टम ड्यूटी भरने के बाद अगर गुड्स को वही स्टोर करना है तो ड्यूटी पेड वेयरहाउसेस में लेकर जा सकते हैं। वहां पर गुड्स को अच्छे से स्टोर एंड प्रोसेस करने की फैसिलिटीज होती है। वहीं पर गुड्स को रीपैक करके डायरेक्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है। दिस इज व्हाई दे आर लोकेटेड नियर डॉक एंड पोर्ट एरियाज। ओके, so let's come to the next one, that is fifth type of government warehouses. ये warehouses गवर्नमेंट ओन मैनेज एंड कंट्रोल करती है। इसको कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट। छोटे फार्मर्स, बिजनेसमैन को अपना अगर वेयरहाउसेस बनाना पॉसिबल नहीं होता तो उनको गवर्नमेंट ये वेयरहाउसेस सर्विस प्रोवाइड करती है। इससे कौन कौन है इस गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट? दैट इज Central Warehousing Corporation of India, State Warehousing Corporation and Food Corporation of India have warehouses in different parts of the countries, and this small people and farmers and businessmen can use this government warehouses whenever they need it. Okay, so let's come to the next type, that is sixth type is cooperative warehousing. These warehouses are owned, managed and controlled by cooperative societies. They are most economical. Cooperative मतलब obviously it has to be economical. They are very useful for small farmers and traders and general public. Okay, this is very convenient for common person also. That is why it is called cooperative warehousing. The seventh and the final type is cold storage warehouse. Cold storage मतलब perishable goods के लिए storage facilities provide करता है। पेरिशेबल गुड्स यानी ऐसे गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे कि क्या होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। इन गुड्स को रेफ्रिजरेटर में बहुत लो टेम्परेचर पर स्टोर करके रखना पड़ता है। ये गुड्स सिर्फ कोल्ड स्टोरेज में ही स्टोर हो सकते हैं। ओके, समझा? सो इट इज दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउसेस। So guys, we have finished the topic of warehousing. I hope you have understood it well. Yes, so these were the two, three topics which we have studied in this video, and I will end this video so that you can go through this all points very
perfectly. Okay, see you in the next video. Thank you.